सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल टारगेट यूपी टेट सीटेट को और बेल आइकन को दबाइए। हेलो दोस्तों, मैं आनंद स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल और ऐप टारगेट यूपी टेट सीटेट में। दोस्तों, मैं आपको डीएलएड 4th सेमेस्टर में चैप्टर वाइज पूरा सिलेबस आपका मैं कवर करा रहा हूं, आपको पढ़ा रहा हूं। इसमें 2 चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिए थे और पिछले क्लास में तीसरा चैप्टर जो है वह हमने स्टार्ट किया था। और तीसरे चैप्टर का जो आपका नाम है माध्यिका तथा बहुलक, इसमें मैंने आपको बता दिया था माध्यिका होती क्या है। माध्यिका के विषय में पूरा आप जान गए थे, माध्यिका की परिभाषा क्या होती है और माध्यिका पे आधारित प्रश्न किस तरीके के बनते हैं, यह आप देख रहे थे। उन प्रश्नों को मैं आपको हल करा रहा था। अब इसी में माध्यिका वाले प्रश्न में ही आपको पता है कि माध्यिका के 2 फॉर्मूले होते हैं। जब विषम होता है तब अलग फॉर्मूला लगता है, सम होता है तो अलग फॉर्मूला लगता है। इस पे आधारित साधारण प्रश्न तो आपने कर लिए थे, जहां पे इस तरीके से संख्याएं दी रहती हैं। लेकिन एक तरीके का और प्रश्न बनता है जब सारणी दी रहती है, टेबल दिया रहता है। तो आज टेबल के फॉर्म में अगर आपको डेटा दिया हो, जैसे आंकड़े तो दिए ही रहेंगे तब आपको माध्यिका निकाला रहेगा, लेकिन आंकड़े अगर टेबल के फॉर्म में दिए हों इस तरीके से, देखिए जैसे यहाँ पे दिया गया है कि बारंबारता बंटन की माध्यिका निकालिए। पद दिए गए हैं, मतलब ये आंकड़े हैं और उनकी बारंबारता दी गई है। इन तरीके के प्रश्नों को कैसे हल करेंगे, कैसे इनमें माध्यिका निकालेंगे, यह हम लोग देखने वाले हैं आज की क्लास में। इससे पहले की क्लास अगर आपने नहीं देखी है, इस चैप्टर की पहली क्लास यानी कि पिछली क्लास, तो देख लीजिए, तब आपको यह जो क्लास है वह और अच्छे से समझ में आएगी। ठीक है, अब इससे पहले की क्लास देखिए, अगर आपने नहीं देखी तो क्लास आपको कहाँ देखने को मिलेंगी ये मैं आपको बता देता हूँ। नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है सभी विषयों का। उन सभी विषयों में से आप गणित के सामने जो लिंक है उसको क्लिक करेंगे तो गणित का प्लेलिस्ट खुल के आ जाएगा। और प्लेलिस्ट में सभी जो क्लासेस हैं, जैसे चैप्टर वाइज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ वैसे चैप्टर वाइज प्लेलिस्ट में लगे भी हुए हैं, क्लास 1 2 3 4 5 इस तरीके से। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। अब हम लोग इस क्लास में आगे बढ़ते हैं। देखिए, आज का जो हमारा टॉपिक है वह है जब आंकड़े अवर्गीकृत हों परंतु सारणीबद्ध हों, कैलकुलेशन ऑफ मीडियन व्हेन डेटा इज अनक्लासिफाइड बट इन टेबल। मतलब कि जब आंकड़े अवर्गीकृत हों लेकिन वह सारणी में दिए हों, तब हम कैसे माध्यिका निकालते हैं, कैसे मध्यांक निकालते हैं, मीडियन निकालते हैं, यह हमको देखना है। अब देखिए, इसमें आंकड़े सारणीबद्ध रूप में दिए जाते हैं तथा इन आंकड़ों की माध्यिका ज्ञात करने के लिए पहले उसकी संचयी बारंबारता ज्ञात करते हैं। अब संचयी बारंबारता एक नया टर्म आपको यहाँ पे देखने को मिला। तो अब पहले हम लोग देख लेते हैं बारंबारता क्या होती है, उसके बाद हम लोग देख लेंगे संचयी बारंबारता क्या होती है। अब बारंबारता को आप समझिए, बारंबारता बस नाम बड़ा है, छोटा सा मतलब होता है इसका, बहुत आसान सा। बारंबारता फ्रीक्वेंसी, तो सांख्यिकी में किसी प्रयोग या अध्ययन में कोई घटना जितनी बार घटित होती है उस संख्या को उस घटना की बारंबारता कहते हैं। जैसे आपके घर में मान लेते हैं आज 3 बार लाइट गई, तो 3 बार लाइट गई, यह क्या हो गया, 3 क्या दिखा रहा है, लाइट के कटने की बारंबारता। ठीक है, तो कोई जैसे आंकड़े दिए रहेंगे ढेर सारे। अब पिछले प्रश्नों में हम क्या कर रहे थे, प्रश्नों में देख रहे थे कि जैसे कोई संख्या है 12 व 2 बार आ रहा है तो वो 2 बार लिखा होता था। लेकिन यहाँ क्या होगा, यहाँ जब टेबल के फॉर्म में लिखा होगा तो 12 के आगे 2 लिखा होगा, मतलब 12 2 बार आया है, उसकी बारंबारता दी रही होगी। तो किसी आंकड़े में किसी अंक की बारंबारता यह दिखाता है कि वह अंक आंकड़े में कितनी बार आया है। जितनी बार उस आंकड़े में वह अंक आया होगा उतनी ही उसकी बारंबारता हो जाएगी। ठीक है, तो बहुत आसान है, समझ पा रहे होंगे आप लोग बारंबारता क्या होता है। इसके बाद देखिए, संचयी बारंबारता क्या होता है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। संचय का मतलब क्या होता है, चीजों को इकट्ठा करना, जोड़ना। ठीक है, संचय करना, इकट्ठा करना होता है इसका मतलब। यहाँ पे देखिए कम्युलेटिव मतलब कि
इसका भी मतलब क्या निकलता है, जोड़ना, इकट्ठा करना। तो संचयी बारंबारता उस वर्ग की बारंबारता एवं उससे पहले के सभी वर्गों की बारंबारताओं का योग है। तो संचयी बारंबारता में क्या होता है, हम लोग देखते हैं कि अभी तक संचयी बारंबारता, जब आप टेबल देखोगे, अभी जब प्रश्न हम हल करेंगे तो उसमें क्या होता है, ऐसे पहला अंक दिया रहेगा उसकी बारंबारता, दूसरा अंक उसकी बारंबारता। तो संचयी बारंबारता में क्या होगा, संचयी बारंबारता में हम देखेंगे अभी तक कितनी बारंबारताएं आ चुकी हैं, मतलब कितने अंक अभी तक आ चुके हैं, ठीक है, आंकड़े के, यही होता है संचयी बारंबारता। अभी आपको प्रश्न में और समझ में आएगा, क्योंकि हमें जो भी प्रश्न दिए रहते हैं उसमें जो अंक दिए होंगे, जो पद दिए होंगे और उनकी बारंबारता दी जाती है, हमको संचयी बारंबारता दी नहीं जाती है, वो हम अलग से एक कॉलम बना के लिखते हैं। तो यहाँ पे आप समझ पा रहे होंगे। अब आगे प्रश्नों को आप देखिए, प्रश्न से आप अच्छे से समझ जाएंगे बारंबारता और संचयी बारंबारता। देखिए यहाँ पे प्रश्न है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। अब ये जो आपको टेबल दिया गया है इसे क्या कहते हैं, बारंबारता बंटन कहते हैं, ठीक है। तो इसी बारंबारता बंटन की माध्यिका हमको निकालना है। तो ये देखिए, यही इतना यहां तक आपका प्रश्न है। अब इस प्रश्न में देखिए आपसे माध्यिका पूछ रहा है और दिया गया है, पद दिया गया है और उसकी बारंबारता, मतलब कि आंकड़ा दिया गया है, आंकड़े में अंक दिया गया है। जैसे 3 एक अंक है और उसकी बारंबारता 2 दी गई है, मतलब कि 3 जो है वह आंकड़े में 2 बार आ रहा है, और 5 जो है वह 4 बार आ रहा है, 6 2 बार आ रहा है, 7 3 बार आ रहा है, 8 1 बार आ रहा है, 10 3 बार आ रहा है और 12 4 बार आ रहा है। तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि आंकड़ा अगर इसको वैसे फॉर्म में लिखना चाहें तो क्या लिख सकते हैं। देखिए 3, 3 2 बार आया, 5 5 5 5 4 बार आया, 6 2 बार आया। तो अगर सारणी ना दे करके संख्याओं के रूप में दिया होता तो इस तरीके से लिखा होता, 7 3 बार लिखा होता इसके बाद, और 8 1 बार, 10 3 बार और 12 4 बार। तो ये इस तरीके से आंकड़ा दिया होता अगर उस तरीके का नॉर्मल प्रश्न होता। लेकिन यहाँ जब सारणी में दिया रहता, जब ढेर सारे आंकड़े हो जाते हैं तो आपको पता है कि सारणी में आसान पड़ेगा इस तरीके से पद और बारंबारता लिख करके बताना, ठीक। तो अब यहाँ पे एक सहूलियत आपको और हो जाती है कि यहाँ पे जो भी पद होते हैं वह देखिए क्रम से लगे होते हैं। जैसे जो आप पहले आंकड़ों को छांटते थे, आंकड़ों को एक क्रम में लगाते थे, वह क्रम आपको यहाँ पे पहले से ही लगा हुआ दिख रहा है। तो यहाँ पे कुछ नहीं करना होता है। अब इसका हल देखते हैं हम लोग किस तरीके से करते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, जैसे 2 रो में इसको दिया गया है वहीं हम इसको कॉलम में लिख लेते हैं इस तरीके से। जैसे ये पद इस तरीके से दिए थे, इन्हीं पदों को हम लोग इस तरीके से लिख लेंगे, 3 5 6 7 8 9 10 और 12। अब इनके आगे जैसे 3 2 बार आ रहा था तो 3 के आगे 2 लिख देंगे, बारंबारता अगली सारणी। पहली सारणी में हमने पद लिखा पहले कॉलम में, दूसरे कॉलम में हम लोग लिख रहे हैं बारंबारता। 3 2 बार आया, 5 4 बार, 6 2 बार, 7 3 बार, 8 1 बार, 10 3 बार और 12 4 बार, वही यहाँ पे हमने लिख लिया। अब इसके बाद एक कॉलम हम लोग बनाते हैं संचयी बारंबारता। संचयी बारंबारता के बारे में मैंने आपको क्या बताया, संचयी बारंबारता जो ये कॉलम होगा वह हमें यह बताता है कि अभी तक कितने पद आ चुके हैं। तो पहला जो पद यहाँ पे है, पहला ही पद वह है क्या, 3, और 3 2 बार आया है, यानी कि अब तक कितने पद आ चुके हैं, 2 पद आ चुके हैं। इसके बाद अगला पद जो आ रहा है, अगला जो संख्या है वह 5 है, जो कि 4 बार आया है, 4 बार आया है। 4 से पहले 3 के 2 पद आए थे और 5 के 4 पद, कितने टोटल पद हो गए, यानी कि 6 पद। अभी तक कितने पद आ चुके हैं, 6 पद, ठीक है। यही पहले वाला जुड़ जाएगा इसमें, ये 2 जो है इस 4 में जुड़ जाएगा, ठीक। तो इस तरीके से इन दोनों को जोड़ लेंगे। अब ये जो 6 है यह अगले में जुड़ेगा। तो अभी तक कितने पद आ चुके हैं, अगला पद आया 6 और ये 2 बार आया है, और इससे पहले 6 पद आ चुके थे और 6 में 2 जुड़ जाएगा 8। अब देखिए यहाँ तक 8 पद आ चुके हैं। अब अगला पद आ रहा है 7, जो कि 3 बार आ रहा है। तो 8 पद पहले आ चुके थे, 8 में जुड़ जाएगा 3 और ये कितना हो जाएगा 11। यानी कि यहाँ तक अगर
7 में देखेंगे 7 तक तो 11 पद आ चुके हैं और 8 एक बार आया तो 1 जुड़ जाएगा 12, 10 3 बार आया तो 12 पद पहले 3 और 15, फिर 12 4 बार आ रहा है तो 15 पद पहले थे 15 और 4 19। अब ये देखिए टोटल बारंबारता को आप जोड़ेंगे तो भी 19 आएगा। बारंबारता को जोड़ेंगे तो क्या पता चलेगा, बारंबारता का योग जब हम लेंगे तब पता चलेगा कितने पद हैं, ठीक है, क्योंकि सभी पदों की संख्या है, ये सभी पदों की 3 2 बार आया है, 3 की 2 संख्या जो है ये बता रहा है कि 3 2 बार आया है, 4 और 5 4 बार आया है, तो इस तरीके से इनको जोड़ेंगे तो कुल पदों की संख्या आ जाएगा। बारंबारता का योग क्या बताएगा, कुल पदों की संख्या। और यहाँ पे भी हम अभी तक देखते आ रहे हैं कि कितने पद आ चुके हैं और लास्ट में जब जोड़ते जोड़ते ये जो हमको मिलेगा यह कुल पदों की संख्या ही मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि हम देखते आ रहे हैं कि कितने पद अभी तक आए हैं और लास्ट में जब पहुंचेंगे तो कुल पद उसमें आ जाएंगे, यानी कि वही क्या हो जाएगा, बारंबारता का योग यहाँ भी मिलेगा, मतलब कुल पदों की संख्या यहाँ भी मिल रहा है, ठीक है। तो इस तरीके से अब इसमें उत्तर जब हम सॉल्व कर रहे हैं तो ये 3 कॉलम हमको बना लेने हैं। ये इतना आपको नहीं लिखना है, इतना आपको नहीं लिखना है, ये जो योग करके मैंने लिखा है ये तो मैंने आपको समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। आपको बस यही 2 6 8 11 12 15 19 यही अपने जब आप कॉपी में हल करोगे परीक्षा में तो आपको इतना लिखना रहेगा। इसके आगे देखिए, अब बारंबारता का योग 19 है, जिससे पता चलता है कि पदों की जो संख्या है वह 19 है। देखिए यहाँ पे लिखा है अब n बराबर 19 जो कि विषम है, मतलब कि विषम संख्याएं, विषम आंकड़े दिए गए हैं, तो विषम आंकड़ों की माध्यिका निकालने के लिए सूत्र हमको पता है। अब एक बात और आप समझ लीजिए, संचयी बारंबारता से कुछ लोग नाम से ही बारंबारता पहली बार सुने होंगे और संचयी बारंबारता फिर सुन लिए तो थोड़ा सा घबरा रहे होंगे। बहुत आसान है, आप देख ही रहे हैं। संचयी बारंबारता से बस हम इतना पता लगा रहे हैं कि अगर हम इसमें देख रहे हैं तो अभी तक कितने पद आ चुके हैं, इसमें देख रहे हैं तो कितने पद आ चुके हैं। और साथ ही माध्यिका मैंने आपको क्या बताया है, माध्यिका एक ऐसा बिंदु है जहां पे हम कहते हैं आधे ऊपर हैं आधे नीचे हैं, यानी कि आधे इधर हैं आधे उधर हैं, ठीक है। तो आपको एक डायलॉग भी याद होगा, आधे इधर जाओ आधे उधर जाओ, तो ठीक है, ये मिड पॉइंट होता है। माध्यिका क्या होता है, बीच का मध्य बिंदु होता है। तो अब मध्य बिंदु हमको कैसे पता चलेगा, मध्य बिंदु हमको कैसे पता चलेगा, यह हमें पता चलेगा तब ना पता चलेगा जब हमको पता चलेगा कि अभी तक हम कितना चल लिए। जैसे कहीं अगर हमको जाना है, कहीं हम ट्रेवल कर रहे हैं, 60 किलोमीटर की दूरी हमको मान लेते हैं ट्रेवल करना है और हम रास्ते में चलते जा रहे हैं। अब हम सोच रहे हैं कि मध्य बिंदु हमारा कहाँ आएगा, तो मध्य बिंदु आपको पता है 30 किलोमीटर होगा, 60 का आधा 30। लेकिन जब हमको पता रहेगा कि हम कितना चले हैं अभी तक, तब ना हम 30 किलोमीटर देख पाएंगे कि हाँ हमने 30 किलोमीटर चल लिया, हमको मीटर तो देखना पड़ेगा गाड़ी का। तो वही चीज है यहाँ पे, संचयी बारंबारता एक तरीके से मीटर है कि कितने अंक अभी तक आ चुके हैं। तो जब हमको पता होगा कि कितने अंक अभी तक आ चुके हैं, तो वहां से जब हम लोग माध्यिका के फॉर्मूले से निकालेंगे कि ये जो पद है वह माध्यिका है, तो यही सारणी से हम देख लेंगे वो पद कहाँ पे आया है, वही माध्यिका हो जाएगा। अभी देखिए सोल्यूशन में देखिए किस तरीके से होगा। माध्यिका का देखिए फॉर्मूला लगाएंगे, n जो है वह 19 है, 19 अंक आंकड़ों में 19 अंक दिए गए हैं। अब n की वैल्यू 19 है तो n धन 1/2वां पद यानी कि 10वां पद। अब ये 10वां पद आ कहाँ रहा है, यह कैसे पता चलेगा, यहीं पे काम करता है संचयी बारंबारता। अब आप खुद से देखिए, संचयी बारंबारता को आप देखिए और खुद से सोचने का प्रयास करिए कि 10वां पद आ कहाँ रहा है। 10वां पद ही माध्यिका होगा, यह तो हमने फॉर्मूले से देख लिया, लेकिन 10वां पद है कौन सा। तो यहाँ पे देखिए संचयी बारंबारता में यहाँ पे 3 और 3 2 बार आया है, तो पहला पद 3 दूसरा पद 3, यहाँ पे 2 पद आ गए और उसके बाद फिर 4 पद और आए 5 के, 6 पद आ गए, फिर 2 पद आए 6 के, 8 पद आ गए,
फिर 8 पद के बाद जो 9वां 10वां और 11वां पद है वह कितना है? 7 है, वह 7 है। ठीक है, तो 8 के बाद 9, 10 और 11 जो है वह 7 का पद है और 10वां पद हमको लिखना है, तो 10वां पद इसी में आ रहा है। ठीक है, 7 में। तो ये जो पद होगा इसी को हम लोग माध्यिका कहेंगे। ठीक है, संचयी बारंबारता से देखेंगे कि वह पद कहाँ पे है और उसी के सामने वाला जो पद होगा वह क्या होगा? वही माध्यिका होगा। अब देखिए 10वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता 11 है, तो इस तरीके से माध्यिका 7 है। अब देखिए यहां से हम लोगों ने देखा, जब संचयी बारंबारता को देखा तो 2, 6, 8, 11 दिखा, तो 8 के बाद और 11 से पहले 10 आएगा, तो 10 इसी वर्ग में आएगा। ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे लिखा गया है 10वां पद उस वर्ग में होगा जिसकी बारंबारता 11 हो। तो इस तरीके से 10वें पद का मान लिख देंगे। 10वें पद का जो मान है वह 7 है, तो माध्यिका कितना हो जाएगा? 7। ठीक, तो इस तरीके से इस प्रश्न को आपने हल किया। आपको इतना ही प्रश्न दिया गया था, एक सारणी दी गई थी। अब सारणी जो दी गई है उसी के अनुसार एक सारणी नई हम बनाएंगे, पद बारंबारता लिखेंगे और अपने क्वेश्चन के हिसाब से पद और बारंबारता लिख लेंगे और एक अलग कॉलम बना लेंगे संचयी बारंबारता का। अब इस संचयी बारंबारता का कॉलम का यूज कब आएगा? जब हम लोग फॉर्मूला लगा देंगे। फॉर्मूला लगाने के बाद हमको पता चलेगा कि ये 6वां, 7वां, 8वां, 10वां, मतलब कोई पद ऐसा होगा जो माध्यिका बनेगा फॉर्मूला लगाने के बाद। फिर वो पद किस वर्ग में आ रहा है यह देखने के लिए हम लोग संचयी बारंबारता का प्रयोग करेंगे और आसानी से इसका मान निकाल लेंगे माध्यिका का। ठीक है, तो इस तरीके से ये पहला प्रश्न देखा आपने। अब इसी पे आधारित हम लोग और प्रश्नों को देखते हैं ताकि और क्लियर हो जाएं चीजें। अब देखिए, किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों की वर्षों में आयु के आंकड़े निम्नलिखित हैं। मान लेते हैं कि 24 बच्चे हैं आपकी क्लास में और सभी के आयु जो है, सभी का आयु यहाँ पे लिखा गया है और उसके बाद उस आयु के कितने बच्चे हैं क्लास में यह दिखाया गया है। ठीक है, तो जैसे अगर आयु की बात करें तो 12 वर्ष के बच्चे 4 हैं, 13 वर्ष के बच्चे 5 हैं, 14 वर्ष के बच्चे 4 हैं, 15 वर्ष के बच्चे 6 हैं और 16 वर्ष के बच्चे 5 हैं। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है? यहाँ पे भी आपको माध्यिका निकालना है। ठीक है, यहाँ पे भी आपको माध्यिका निकालना है, लिखना था यहाँ पे, छूट गया है। तो अब इसकी माध्यिका आप कैसे निकालेंगे? बिल्कुल आसान है। पिछला प्रश्न आपने देखा, इस तरीके से आप एक आयु का कॉलम बनाएंगे, एक बारंबारता का, एक संचयी बारंबारता का। आयु और शिक्षार्थी यानी कि बारंबारता, शिक्षार्थी क्या हो जाएंगे? बारंबारता हो जाएंगे। यहाँ पे शिक्षार्थियों की संख्या दी गई है, कितने शिक्षार्थी 12 वर्ष के हैं, तो ये क्या दिया गया है? बारंबारता दिया गया है। ठीक, अब इस तरीके से कहीं पे जैसे पिछले प्रश्न में क्या दिया गया था? पद और बारंबारता सीधे सीधे लिख दिया था, लेकिन यहाँ पे आयु और शिक्षार्थी लिखा है। तो आयु से आप समझ गए उस उम्र का बच्चा और शिक्षार्थी से आप समझ रहे हैं कितने शिक्षार्थी उस उम्र के हैं, यानी कि वह क्या है? उस आयु की बारंबारता। ठीक, तो आयु बारंबारता हो गया और संचयी बारंबारता। आयु और बारंबारता आप जो प्रश्न में दिया गया है उस हिसाब से लिख लेंगे। आयु देखिए 12 वर्ष और बारंबारता 4 दी गई है। ठीक है, ये हो गया। अब इसके बाद ये देखिए 13 आयु और बारंबारता 5, ये हो गया। ठीक, इसी तरीके से आप लिख लेंगे 14, 4, 15, 6, 16, 5। अब इसको बारंबारता को आप जोड़ोगे तो 24 आएगा, जैसा कि प्रश्न में दिया गया किसी कक्षा के 24 शिक्षार्थियों का आयु के आंकड़े दिए गए हैं। ठीक, अब इसके बाद संचयी बारंबारता निकालना है आपको, तो बहुत ही आसान है। अब देखिए ये यहाँ पे बारंबारता 4 है और इससे पहले कोई पद नहीं आया है, तो सीधे सीधे 4 लिख दीजिए। अब देखिए यहाँ पे 4 आ चुका है और अगला पद जो 13 आ रहा है वह 5 बार आया है, तो 4 पद पहले थे, 5 पद और आ गया, तो 4 धन 5 कितना हो जाएगा? 9, संचयी बारंबारता। अब 9 में 4 जोड़ देंगे 13 आ जाएगा, 13 में 6 जोड़ देंगे 19 आ जाएगा, 19 में 5 पद और आ जाएंगे तो 24 हो जाएगा। तो संचयी बारंबारता लास्ट में कितना आ जाएगा? 24। कुल पद कितने हैं? 24। तो इस तरीके से यहाँ पे आप इस
सारणी को बना लोगे, इस टेबल को बना लोगे। यह टेबल आपको बाद में फॉर्मूला लगाने के बाद मदद करेगा। अब देखिए, शिक्षार्थियों की 24 संख्या है जो कि एक सम संख्या है। सम संख्या जब रहता है तो माध्यिका का फॉर्मूला अलग लगता है, यह आपको पता है। तो माध्यिका बराबर हो जाएगा 1/2 ब्रैकेट में n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद, n की वैल्यू है 24, तो 24/2वां पद धन 24/2 धन 1वां पद, और बाहर है हाफ, ये तो रहेगा ही। 1/2 ब्रैकेट में 12वां पद धन 13वां पद, तो 1/2 12वां पद और 13वां पद कौन सा है ये आप देख लीजिए। यहाँ तक आ चुके थे 4 पद, यहाँ तक आ चुके थे 9 पद, यहाँ तक आ चुके हैं 13 पद, 13 पद आ चुके हैं यहाँ तक। अब हमको देखना है 12वां और 13वां पद। तो देखिए यहाँ तक 9 पद आए थे, 9 के बाद जो 10वां 11वां 12वां और 13वां पद होगा वह किसका होगा, वह 14 का होगा। ठीक है, 14 आयु का होगा। तो इस तरीके से यहाँ पे 12वां और 13वां पद का जो मान होगा, आयु कितनी होगी, 14 होगी। ठीक, तो इस तरीके से 1/2 गुणे 28 हो जाएगा और मान कितना आ जाएगा, 14 आ जाएगा। तो इस तरीके से इसको आसानी से आप हल कर सकते हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं कि जो 12वां और 13वां पद होगा उसका मान होगा 14, और 14 को 2 बार जोड़ेंगे, 2 से भाग कर देंगे तो वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 14, यानी कि जो माध्यिका आएगी वह 14 आएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित बारंबारता बंटन की माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे आपको एक प्रश्न और दिया गया है, पद दिए गए हैं, बारंबारता दिया गया है, बिल्कुल सेम प्रश्न है। तो आपको पदों को एक क्रम में, एक कॉलम में इस तरीके से लिख लेना है ऊपर से नीचे तक, और उसके आगे उनकी बारंबारताओं को लिख लेना है। जैसे 21 की बारंबारता 7 है, और 24 की बारंबारता 9 है, 27 की बारंबारता 5 है, 30 की 3 है, 33 की 11 है, 36 की 4 है, 39 की 6 है, 42 की 2 है और 45 की 3 है। ठीक है, इस तरीके से आपको खुद से प्रैक्टिस करना है। खुद से आप पहले इस प्रश्न को आप करिए, रफ कॉपी और पेन ले लीजिए। जब तक आप प्रश्न को खुद से अटेम्प्ट नहीं करेंगे तब तक आप कहीं ना कहीं गलती करोगे, ये मानिए। तो कुछ प्रश्न, 2 से 4 प्रश्न आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, बिना किसी सहायता से, बिना वीडियो को देखे, ताकि आप समझ पाओ कि प्रश्न मेरे से ढंग से हो पा रहा है सही या नहीं, कहीं गलती। देखिए, हमको कॉन्फिडेंस तो आ जाता है कि हाँ आसान है, कर लेंगे, लेकिन प्रैक्टिस ना होने की वजह से एग्जाम में गलती करके चले आते हैं। तो प्रैक्टिस इसीलिए मैथ में बहुत जरूरी है, और प्रश्न को ध्यान से पढ़ना जरूरी है। अब देखिए, पद और बारंबारता का कॉलम, साथ में एक कॉलम और हम बनाते हैं संचयी बारंबारता का। अभी तक 7 पद आ चुके हैं, 7 लिख देंगे। 7 के बाद 9 पद और आ गए तो 16 पद हो गए। 16 पदों के बाद 5 पद और आ गए तो 21 पद अभी तक आ चुके हैं। 21 पद के बाद 3 पद और आ चुके हैं 30 के, तो ये हो जाएगा 24 पद। 24 पदों के बाद 33 के 11 पद और आ गए, तो 24 धन 11 35 पद हो जाएंगे। और 36 के बाद 4 पद और आ गए तो 39 पद। इस तरीके से संचयी बारंबारता लिखा जाएगा। अब 39 के बाद 6 पद 39 के आ गए, टोटल 45 पद। इसके बाद 2 पद और आ गए 47, 3 पद और आ गए 45 के, तो टोटल 50 पद यहाँ पे आ गए हैं। बारंबारता को भी जोड़ोगे आप तो 50 आएगा। ठीक है, जो कुल संचयी बारंबारता लास्ट में लिखी जाएगी, और बारंबारता का जो योग होगा वह बराबर ही होगा। अब इसके बाद देखिए, n जो है, n बारंबारता का जो योग होगा वही आंकड़ों की संख्या होगी। तो आंकड़ों की संख्या कितनी है, 50, जो कि सम संख्या होती है। तो सम संख्या में माध्यिका का जो फॉर्मूला लगता है वह लगता है 1/2 n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। n की वैल्यू है 50, यानी कि 50/2 यानी कि 25वां पद, और धन 25 धन 1 यानी कि 26वां पद। 25वां पद धन 26वां पद। अब 25वां पद हमको कहाँ पे मिलेगा, मान रखना है हमको 25वें पद का। तो यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ तक 24 पद आ चुके हैं। 24 के बाद 25वां और 26वां पद इस वर्ग में आएंगे, जो ये 35 संचयी बारंबारता दिख रही है इसमें आएंगे। ठीक है, और जो कि 33 के पद हैं, तो वैल्यू यहाँ पे कितना रखा जाएगा, 33 और 33। तो 33 धन 33
66 हो जाएगा, 66 को काट देंगे तो 33 आ जाएगा। यानी कि माध्यिका की जो वैल्यू हो जाएगी कितनी हो जाएगी 33। यहाँ से माध्यिका जो आ जाएगा वह 33 आ जाएगा। और यहाँ पे आप एक चीज और समझने का प्रयास करिए कि टोटल पद जो है वह 50 हैं। टोटल पद जो है वह 50 हैं। तो 24 के बाद जो 25वां और 26वां पद होगा, ठीक है, देखिए 50 का आधा करते हैं तो 25 आता है। अब 25 को छोड़ दीजिए आप, हमको क्या करना है 24 पद हम इधर रखेंगे, 24 पद उधर रखेंगे और 2 पद जो बीच के होंगे उनका हम औसत ले लेंगे, वही माध्यिका होगा। यानी कि 25वें और 26वें पद का औसत ले लेंगे। 25वां और 26वां पद क्या है, यहाँ से देखने का प्रयास करिए तो 7 पद पहले 21 के आए हैं, फिर 24, इस तरीके से 25वां और 26वां पद आपको 33 का मिलेगा। 33 और धन 33 बटे 2 करेंगे 33 आ जाएगा। तो इस तरीके से माध्यिका बीच का जो मध्यांक हो जाएगा, वह कितना हो जाएगा 33 हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आसानी से आप ये जो सारणी वाले प्रश्न हैं इनको हल कर सकते हैं। चाहे सारणी में भी आपको ध्यान रखना है सम और विषम पदों का कितने पद दिए गए हैं, आंकड़ों में कितनी संख्याएं दी गई हैं, उसी हिसाब से माध्यिका का फॉर्मूला लगाइएगा। और पहले तो आप इस तरीके से सारणी बना लीजिएगा, ठीक है, संचयी बारंबारता के साथ, उसके बाद फॉर्मूला लगाइएगा तो आसानी से आप एग्जाम में कर लोगे। अब माध्यिका हमने पूरा पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम पढ़ेंगे बहुलक। बहुलक जिसे इंग्लिश में मोड कहते हैं। तो इसमें तो ये बिल्कुल ही आसान है, इसमें आपको कुछ नहीं करना है। जितने भी आंकड़े दिए रहेंगे, आंकड़ों में जिसकी बारंबारता सबसे अधिक होगी वही क्या होगा, बहुलक कहलाएगा। बहुलक मतलब कि सबसे अधिक बार आने वाला पद। किसी भी आंकड़े में जो संख्या सबसे अधिक बार आता है वह क्या होता है, बहुलक होता है। जैसे यहाँ पे परिभाषा देखिए, आंकड़ों के समूह में जिस अंक की आवृत्ति, बारंबारता या फ्रीक्वेंसी सबसे अधिक होती है वह बहुलक कहलाती है। ठीक है, तो अब प्रश्न देखिए। प्रश्न जैसे यहाँ पे देखिए, निम्नलिखित अव्यवस्थित आंकड़ों से बहुलक की गणना कीजिए। अब देखिए ये आंकड़े दिए गए हैं, इसमें हमको बहुलक निकालना है। तो बहुलक निकालने के लिए सबसे आसान होता है कि इनको एक पहले क्रम में लगा लीजिए और जो संख्या जितनी बार दी गई है वैसे लिख लेना है, जैसे हम माध्यिका निकालते समय करते हैं। तो अब देखिए सबसे छोटी संख्या जो है वह 1 दिया गया है, 1 लिख लेंगे। फिर 5 2 बार दिया गया है, 5 लिख लेंगे। फिर 6 1 बार दिया गया है, 6। 7 2 बार दिया गया है, 9 4 बार। फिर 12 15 17 और 18। ठीक है, और एक बार आप गिन लेंगे। ठीक है, इंश्योर करने के लिए पहले कितने पद दिए गए हैं और कितने पद हमने क्रम में लगाए हैं ताकि गलती ना हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 4 4 8 4 12 और 2 14, और यहाँ पे 4 4 8 4 12 2 14। तो 14 पद दोनों जगह आप देख पा रहे हैं। ये गिनती बस हमने अपने सहूलियत के लिए किया है कि यहाँ देखते हैं कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम गलत लिख दे रहे हैं। यहाँ पे बस क्रॉस चेक, हम लोग कहीं प्रश्न को जब हल करते हैं तो क्रॉस चेक करते हुए चलते हैं कि सही हम सॉल्व कर रहे हैं या नहीं। तो अब देखिए आंकड़ों में जो 9 अंक है इसकी 4 बार आवृत्ति हो रही है या 4 बार आ रहा है, अर्थात सबसे ज्यादा पुनरावृत्ति हुई है। अतः नियमानुसार उपरोक्त आंकड़ों का जो बहुलक होगा वह 9 होगा। ठीक है, आपको केवल यही आरोही क्रम में एक क्रम में लगा दीजिएगा और आपको लिख देना रहेगा इस आंकड़े में सबसे अधिक बार 9 आया है इसलिए बहुलक 9 होगा। ठीक, अब इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, संख्याओं 1 0 5 0 7 0 8 9 का बहुलक ज्ञात कीजिए। तो एक क्रम में लगाएंगे तो सीधे सीधे साफ साफ दिख रहा है कि 0 इस श्रृंखला में सबसे अधिक बार आया है, तब बहुलक जो है वह 0 है। ठीक है, तो बहुलक निकालना बहुत ही आसान है। और इसी सारणी में जैसे यहाँ पे आपको बहुलक अगर ऐसे भी पूछ सकता है, जैसे माध्यिका आंकड़ा और सारणी दोनों देके पूछ सकता है, वैसे ही यहाँ माध्यिका ना पूछ के यहीं पे अगर लिखा होता बहुलक बताइए, बहुलक बताइए, तो बहुलक क्या होता है, यहाँ पे हम पद देखते, बारंबारता देखते। अब बारंबारता में देखिए सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता 11 है और यह 11 किसकी बारंबारता है, 33 की।
तो यहाँ बहुलक क्या होता है, बहुलक 33 होता है। ठीक है, 11 बहुलक नहीं है, बहुलक 33 है। ठीक है, यह ध्यान रखिएगा। जब सारणी दिया रहेगा तो सबसे यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 33 होगा। जिस पद की बारंबारता सबसे अधिक होती है उसको हम बहुलक कहते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप समझ पा रहे होंगे कि यहाँ पे बहुलक क्या होगा, 33 होगा। अब इसके बाद कुछ प्रैक्टिस कर लेते हैं हम प्रश्नों को, और यहाँ पे आपका जो ये तीसरा चैप्टर है माध्यिका और बहुलक, ये समाप्त हो जाएगा। इसके बाद हम अगले चैप्टर को देखेंगे अगले क्लास में। तो यहाँ पे देखिए चैप्टर 4 के कुछ प्रश्न हैं जिनको हम प्रैक्टिस कर लेते हैं। सभी प्रश्नों का आप कमेंट करके उत्तर बताइए। जैसे यहाँ पे पहला प्रश्न है, संख्याएं 2 2 4 6 3 4 2 5 8 का बहुलक होगा। तो बहुलक ज्ञात करने के लिए सीधे सीधे यहाँ पे तो हमको 2 दिख ही रहा है, लेकिन एक तरीके से हम लोग इसको एक क्रम में लिख लेते हैं तो और अच्छे से यह समझ में आता है। देखिए यहाँ पे कितनी संख्याएं दी गई हैं, 3 3 6 और 3 9, 3 3 6, एक संख्या कोई छूट रही है। देखिए 4 2 बार आया, तो यहाँ 4 2 बार लिख देंगे। ठीक है, तो इस तरीके से 2 सबसे अधिक बार यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है। 2 3 बार आया हुआ है, तो बहुलक क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 2 है, 15 14 10 8 12 8 16 का मध्यांक यानी कि माध्यिका आपसे पूछ रहा है। तो देखिए संख्याओं को लिख लेते हैं। 8 8 2 बार आ गया, 8 के बाद आया 10, 10 के बाद 12 आया, 12 के बाद देखिए 14 आया, 14 के बाद 16। कितनी संख्याएं हैं, 3 3 6 7। यहाँ पे एक संख्या छूट रही है, कौन सी छूट रही है, 15। 14 के बाद 15 आया, 15 के बाद 16 आया। अब यहाँ पे मध्यांक माध्यिका निकालना है। कितनी संख्याएं दी गई हैं, n की जो वैल्यू है वह कितनी है, 7 संख्याएं। तो माध्यिका क्या हो जाएगा, n धन 1 बटे 2वां पद, यानी कि 7 धन 1 बटे यानी कि 4वां पद। तो 4वां पद कौन सा है, 4, चौथा पद यहाँ पे 12 है। ठीक है, 3 संख्याएं इधर 3 संख्याएं उधर, 12 जो हो जाएगा वह मध्यांक यानी कि माध्यिका हो जाएगा। ऑप्शन बी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 3 है, अंकों 3 7 9 13 18 18 24 का बहुलक है। बहुलक मतलब सबसे अधिक बार कौन आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए संख्याएं क्रम में लगी हुई हैं और 18 2 बार आ रहा है और बाकी संख्याएं सभी 1 बार आ रही हैं। तो इनका बहुलक क्या हो जाएगा, 18। ऑप्शन ए जो हो जाएगा ये बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 4 है, आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक ही कहलाता है। आंकड़ों के मध्य में आने वाला अंक या बिंदु को हम लोग क्या कहते हैं, मध्यांक कहते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी जो हो जाएगा मध्यांक, यह बिल्कुल सही हो जाएगा। मध्यांक और मध्यमान में अंतर होता है। मान जो होता है वह हम वैल्यू निकालते हैं। ठीक है, तो मध्यमान क्या होता है, यह आपका औसत की तरह होता है, और मध्यांक क्या होता है, यह मध्य का अंक होता है। ठीक है, जिसे माध्यिका भी कहते हैं। अब इसके बाद देखिए प्रश्न संख्या 5 है, पदों, यहाँ पे इसका बहुलक होगा। तो इसमें बहुलक देखिए आप हर जगह आपको 24 देखने को मिल रहा है। 24 कितनी बार आ रहा है, 24 5 बार आ रहा है। तो 24 क्या हो जाएगा, बहुलक। ऑप्शन डी जो हो जाएगा यहाँ पे यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 6, 12 14 8 8 12 8 16 13 का मध्यांक यानी कि माध्यिका यहाँ पूछ रहा है। तो सबसे पहले संख्याओं को क्रम में लगाएंगे। देखिए 8 जो है वह 3 बार आ रहा है, 8 3 बार आ रहा है। इसके बाद देखिए 8 के बाद क्या आ रहा है, 8 के बाद 12 2 बार आ रहा है, 12 2 बार आ रहा है। इसके बाद 13 14 और 16, 13 14 और 16। ठीक, 13 14 और 16, ये कितना हुआ, 3 3 6 और 2 8 अंक, और यहाँ पे कितने दिए गए हैं, 4 और 4 8 अंक। ठीक, तो अब मध्यांक यानी कि माध्यिका निकालना है। तो ये कितना हो जाएगा, 1/2 और ब्रैकेट में n/2वां पद धन n/2 धन 1वां पद। अब n की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, 8 है, क्योंकि 8 संख्याएं हैं, n बराबर 8। अब वैल्यू रख दीजिए
हाफ यहाँ पे n/2 यानी कि चारवां पद धन पांचवा पद हो जाएगा। ठीक, n की वैल्यू रखेंगे जब, तो यहाँ पे 1/2 चारवें पद की मान कितना है, 3 पद ये 4 और 5, चारवां पांचवा पद दोनों का मान जो है वह 12 है, तो 12 धन 12 और बटे में 2, वैल्यू कितना आ जाएगा 12। तो यहाँ पे देखिए ऑप्शन डी जो हो जाएगा यह बिल्कुल सही हो जाएगा। इसको देख करके जब आप क्रम में लगा लोगे तो आप देख के भी बता सकते हो कि 8 पद हैं तो 3 पद इधर गए 3 पद उधर गए, बीच के 2 पदों का 8 सम हो गया, तो हमको बीच के 2 पद पकड़ने हैं। जैसे जब सम संख्या आपको मिल रही हो, माध्यिका निकालना हो, तो बिल्कुल बीच के 2 पद पकड़ लीजिए, यानी कि 8 पद है तो बीच के 2 पद हम निकाल देंगे। 8 में से 2 निकाल दिए तो बचा कितना 6 को भाग करिए 2 से तो 3। अब 3 पद इधर छोड़ना है 3 पद उधर छोड़ना है, बीच के 2 पदों का जोड़ के औसत ले लेना है। 12 धन 12 और जोड़ के औसत ले लेंगे तो कितना आएगा 12 आ जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शनल क्वेश्चन ट्रिक के माध्यम से आप कर सकते हैं। तो डी ऑप्शन 12 जो हो जाएगा बिल्कुल सही हो जाएगा। तो इस तरीके से यह आपका माध्यिका और बहुलक का जो चैप्टर है बहुत ही आसानी से आप कर लोगे। कोई भी प्रश्न कहीं भी आपसे गलती नहीं होगा, बस थोड़ा सा आप माध्यिका में प्रैक्टिस कर लीजिएगा, ये सारणी वाले में। ठीक है, अगर प्रैक्टिस नहीं करोगे तो सारणी वाले में थोड़ा सा गलती होने का चांस रहेगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। यहाँ पे प्रैक्टिस मैंने आपको करा भी दिया है, जितने भी तरीके के प्रश्न बन सकते हैं। उम्मीद है कि यह चैप्टर आपको पूरा समझ में आया होगा। 2 ही क्लास में पूरा कंप्लीट करा दिया है मैंने। अब यहाँ पे आपका जो काम है अधिक से अधिक प्रैक्टिस करना और अधिक से अधिक शेयर करना है आपको। इन क्लासेस को कम से कम 5 मित्रों में, सभी ग्रुपों में शेयर कर दीजिए जो आपके खास मित्र हैं, और कमेंट करके मुझे बताइए कहीं कोई दिक्कत अभी भी आ रही हो, कहीं आपको कोई आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करिएगा, कहीं पे कोई दिक्कत आ रही हो तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा। चैनल को अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, उसके बगल में बेल आइकन है उस पर ऑल सेलेक्ट कर लीजिएगा ताकि सभी नोटिफिकेशंस जो हैं वह आपको मिल पाए। और ध्यान दीजिएगा कि यह जो सभी पीडीएफ नोट्स हैं आपको यह हमारे ऐप पे मिलेंगे, साथ ही साथ टेस्ट सीरीज मिलेगा, सभी क्लासेस मिलेंगी, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व मिलेगा, सारी सुविधाएं, पूरा एक पैकेज आपका 4th सेमेस्टर का बहुत ही कम दाम में आपको मिल रहा है हमारे ऐप पे। ऐप का लिंक जो है वह नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहां से जाके आप डाउनलोड कर लीजिए और अच्छे से अपने 4th सेमेस्टर की तैयारी कर लीजिए, अच्छे से पेपर दीजिए। बिल्कुल बहुत अच्छे अंक आपके आने वाले हैं कम समय में तैयारी करने में, और कहीं आपको कुछ भटकने की जरूरत नहीं है। पूरा का पूरा आपका सिलेबस का निचोड़, पूरा जितना पूछा गया है वो सब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मतलब सब कुछ, आपको कहीं से और कुछ देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इतना आप देख लोगे तो 95% तक स्कोर आप करके आओगे। तो उम्मीद है कि आप इसी तरीके से अच्छे से पढ़ते रहोगे। तो ऐप डाउनलोड करिए, 4th सेमेस्टर कोर्स को परचेज करिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। जो आपका ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर है उसको हम लोग कवर करेंगे बहुत ही अच्छे से। कुछ लोगों को डर लगता होगा ट्रिग्नोमेट्री से, लेकिन डरने की कोई बात नहीं है। मेरे साथ आप मैथ पढ़ के देख ही रहे होंगे, आपको सारी चीजें आसान लग रही होंगी, तो और भी आसान चीजें मैं आपके लिए करूंगा। उम्मीद है कि आप ऐसे ही चैनल से बने रहेंगे। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।